दोस्तों, बात है फरवरी महीने की, जब एक सुपर पावर कंट्री दुनिया को जंग में धकेलने वाला फैसला ले रही थी। 24 फरवरी 2022 रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, यह सोचकर कि 4-5 दिनों में छोटे से यूक्रेन को हराकर उस पर कब्जा करना है। न्यूज मीडिया, यहाँ तक हर कोई यही कह रहा था कि यूक्रेन रशिया के सामने 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा। रशिया बड़े आसानी से ये जंग जीत जाएगा। पर 2 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, यहाँ तक 1 महीना भी बीत गया, पर रशिया यूक्रेन को नहीं हरा पाया, उस पर कब्जा नहीं कर पाया। और आज इस जंग को शुरू हुए 8 महीनों से ज्यादा वक्त बीत चुका है, पर अब तक स्थिति वही है, रशिया की हार। आज से कई महीने पहले जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, तब उन्होंने यही उम्मीद लगाई थी कि वो अपनी बड़ी और एडवांस आर्मी को लेकर यूक्रेन पर हमला करेंगे और यूक्रेन की राजधानी के ऊपर कब्जा करके यूक्रेन की गवर्नमेंट को निस्तनाबूद करके पूरे यूक्रेन को अपने कंट्रोल में लेंगे। न्यूज में बड़े बड़े डिफेंस स्पेशलिस्ट और कहा तो ये भी जाता है कि खुद पुतिन भी यही अनुमान लगा रहे थे, रशियन आर्मी 3 दिनों के भीतर यूक्रेन को हराकर उस पर कब्जा कर लेगी। बट पुतिन का ये प्लान बुरी तरह से फेल हुआ, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को बेहद कमजोर समझने की गलती की। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने इस जंग का पूरा मोड़ बदल दिया है। धीरे धीरे करके यूक्रेनियन आर्मी ने कई एरियाज को रशिया के कब्जे से मुक्त कराया है और अपने देश के हवाले किया है। अगर आज के दिन हम यूक्रेन के मैप को देखें तो हमें पूरी हकीकत पता चलती है। आप स्क्रीन पर जो येलो एरिया देख रहे हो वो पूरा यूक्रेन के पास सेफ है, और यूक्रेन के साउथ में जो थोड़ा रेड कलर्ड एरिया है वो रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया है। आप इस मैप से ये समझ सकते हो कि रशिया कहाँ तक यूक्रेन के अंदर चला गया है और अभी जंग कहाँ पर जारी है। मैं भी हमेशा ये चीज़ जानना चाहता था और आप भी इसे जानने के लिए बेकरार होंगे कि क्या वो रीज़न है जिस वजह से रशिया जैसी पावरफुल कंट्री छोटे से यूक्रेन को अब तक हरा नहीं पाई। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे उन 4 रीजंस की जिस वजह से रशिया अभी तक ये जंग जीत नहीं पाया। फर्स्ट रीजन, रशिया ने यूक्रेन को बेहद कमजोर समझा। जब रशिया यूक्रेन पर जंग लड़ने की तैयारी कर रहा था, तब रशिया ने जो अनुमान लगाए थे यूक्रेन के बारे में, वो सारे जंग के मैदान में कमजोर नजर आए। रशिया ने सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। रशिया का मानना था कि यूक्रेन एक कमजोर देश है, वो हमारे सामने कुछ भी नहीं। यूक्रेन के पास रशिया से कई मुकाबले कम आर्मी पावर है, जंग के लिए जरूरी हथियार एंड मेनी मोर एडवांस वेपन्स रशिया के पास है, जिसके दम पर रशियन आर्मी अचानक हमला करेगी यूक्रेन पर, जिससे यूक्रेन को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। जैसे ही रशियन आर्मी एडवांस वेपन्स के साथ यूक्रेन की राजधानी के ऊपर कब्जा करके व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की सरकार गिरा देगी, तो ऑटोमेटिकली पूरा यूक्रेन उनके आगे सरेंडर कर देगा और रशिया बड़े आसानी से ये जंग जीत जाएगा। रशिया को ये भी लगा था अगर हम यूक्रेन पर हमला करेंगे तो कोई और कंट्री इस तबाही को देखकर यूक्रेन की हेल्प नहीं करेगी, सपोर्ट नहीं करेगी। बट रशिया को ये नहीं पता था कि अपने देश और देश की आज़ादी के लिए यूक्रेन के लोग किस हद तक जा सकते हैं। सेकंड रीज़न, यूक्रेन को वॉर के लिए अमेरिका और कई देशों ने सपोर्ट किया। भले दोस्तों, वॉर जब स्टार्ट हुई तब किसी ने भी रशिया के डर से यूक्रेन को सपोर्ट नहीं किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, नाटो कंट्रीज, यहाँ तक पूरी दुनिया से इस जंग को रोकने के लिए मदद मांग रहे थे, पर उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिली। पर जैसे जैसे जंग खींचती चली गई, कई देश यूक्रेन का खुलकर समर्थन करने लगे। न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिका, यूके समेत 80 देशों ने यूक्रेन को हथियार, आर्थिक और अलग अलग तरह से मदद की है। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एंटी टैंक मिसाइल, बख्तरबंद वाहन, गोला बारूद, ड्रोन्स, यहाँ तक कई और हथियार शामिल है। रशिया प्लान्स बनाकर यूक्रेन पर अटैक तो कर रहा था, पर अमेरिकन सैटेलाइट इस जंग में यूक्रेन को रशिया की पोजीशंस का डेटा प्रोवाइड कर रही है। स्टारलिंक यूक्रेन को हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। इस वजह से यूक्रेन के डिफेंस मिसाइल सिस्टम और रडार सिस्टम मजबूत हुए हैं, जिसका नुकसान रशिया भुगत रहा है। यूक्रेन के पास इतने हाईटेक हथियार आ चुके हैं जिसकी वजह से यूक्रेन कहीं भी रशिया के सामने कमजोर पड़ने का नाम नहीं ले रहा। यूक्रेन फाइटर प्लेन्स रशिया द्वारा कब्जा की जगहों पर जाकर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। थर्ड रीजन, रशिया पर दुनिया का प्रेशर। रशिया की 40% जीडीपी अपने ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है। कई यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया से ऑयल और गैस को इंपोर्ट करना बेहद कम कर दिया है और वो हर दिन इसे और कैसे कम करा जाए इस पर विचार कर रहे हैं। एक तो जंग और दूसरी तरफ से यूरोपियन कंट्रीज के रशिया पर प्रतिबंध
इस वजह से रशिया की जीडीपी में 11% की भारी गिरावट देखने को मिली है। रशिया की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भी रशिया को 30% से ज्यादा गिरावट हुई है। पूरी दुनिया रशिया को ये जंग खत्म करने के लिए दबाव बना रही है। रशिया चाहकर भी मनमानी करके बेकसूर लोगों को नहीं मार सकता, न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैसे भी यूएन में रशिया को भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका, यूके समेत कई नाटो कंट्रीज ने रशिया पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने रशिया में अपनी सर्विस बंद कर दी है। कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती कि उसकी वजह से इस जंग में रशिया को कोई भी फायदा हो। ये भी एक वजह है जिस वजह से रशिया अब तक ये जंग जीत नहीं पाया। फोर्थ रीजन, रशिया के लोग पुतिन के खिलाफ है, इस जंग के खिलाफ है। जंग की शुरुआत जब से हुई है तभी से ही लोग सड़कों पर उतरकर पुतिन की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों को पता है कि जंग की वजह से बर्बादी और कई जिंदगियां खराब हो जाती है। सैकड़ों लोगों को जेल में भी डाला गया, पर फिर भी लोग एंटी वॉर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रशिया के इस कदम की आलोचना कर रहे हैं। रशियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि 6000 रशियन सोल्जर्स की इस जंग में मौत हुई है, पर अमेरिका और कई इंडिपेंडेंट सोर्स ने यह दावा किया है कि रशियन मिनिस्ट्री के एस्टिमेट से कई ज्यादा सैनिक इस जंग में मारे जा चुके हैं। ये आंकड़ा 70 से 80 हजार के बीच तक हो सकता है। इस जंग में किसी ने अपना पति खोया है, किसी ने अपना बेटा, तो किसी ने अपना बाप। कई लोग बेघर हो चुके हैं, लोग दुख में है, नाराज है। जंग के मैदान में जो सिपाही लड़ रहे हैं उनकी शिकायत है कि उनको सप्लाई नहीं मिल रही है। रशियन गवर्नमेंट ने जब पार्शियल मोबिलाइजेशन डिक्लेयर कर दी तब देश के कई युवा मैदान में जंग लड़ने के बजाय देश को छोड़कर जा रहे हैं। इस वजह से रशियन आर्मी का भी मनोबल टूट रहा है। ये भी एक वजह है कि रशिया को इस जंग में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई। दोस्तों, लास्ट में आप बोलोगे कि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, 1 मिनट में रशिया उसका इस्तेमाल करके ये जंग जीत सकता है, पर आप कैसे ये कह रहे हो कि रशिया ये जंग हार रहा है? रशिया को अगर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना होता तो ये जंग इतनी लंबी नहीं खींची होती। किसी भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी कहीं पे चला सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन्स का जंग में इस्तेमाल ICL यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के खिलाफ है। UN भी इसको अलाउ नहीं करता, ये मानवता के खिलाफ है। इन लॉज को रशिया कभी भी तोड़ नहीं सकता। यहाँ तक खुद पुतिन भी ये जानते हैं कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया तो उनको बहुत भारी नुकसान भुगतना पड़ सकता है, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल इस जंग में हुआ तो वर्ल्ड वॉर 3 तक छिड़ सकता है। रशिया ये मानता है कि यूक्रेन खुद रशिया का पार्ट है, वो उसे अपने देश में जोड़ना चाहता है, तो कोई भला कैसे अपने खुद के घर को उजाड़ सकता है? दोस्तों, अगर सोचो रशिया ने न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल भी किया और एक झटके में जंग जीत भी ली, पर बाद में वो यूक्रेन को सिर्फ नाम के लिए जीत जाएगा, पर वहाँ पर राज करने के लिए ना लोग बचेंगे ना संसाधन। $बिलियन का खर्च करके इस जंग का तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, और इस जंग के नुकसान से उबरने के लिए उसे कई साल लगेंगे, और रशिया दुनिया से कई पीछे चला जाएगा विकास के मामले में।